अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं तरला शारी। और आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसका बुनियादी मकसद यह है कि गंदम की फसल जो है वो अब काश्त होने होएगी, क्योंकि अभी कपास की चुनाई का सिलसिला शुरू हो चुका है और जहां पर आगे की काश्त थी वहां पर पहली चुनाई मुकम्मल हो चुकी है। और फिर यही एक महीना है, एक महीने के अंदर अंदर इसका वाइंड अप भी होगा और फिर नई फसल जो है वो भी काश्त की जानिब जाएगी। तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है जी गंदम की काश्त के हवाले से, बीज के हवाले से, बीज की सिलेक्शन के हवाले से, उसके ऊपर जो है वो आज हम बात करेंगे। नई वैरायटियाँ और कौन कौन सी ऐसी अक़साम हैं जिसके ऊपर ज़्यादा बीमारी जो है वो हमलावर हो सकती है, उसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद महमूद साहब। आप सीनियर साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भावलपुर से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि काश्तकार हमेशा से जो है वो देखता है कि हमारे जो तहकीकाती इदारे हैं वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। कॉटन के हवाले से सीड अक्सर मतलब आते रहते हैं, कपास गंदम के हवाले से भी आते रहते हैं। तो रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भावलपुर की बात करें, आपकी बात करें, तो अब तक कितने बीज इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और इस वक्त अच्छी वैरायटीज़ की क्या सूरत हाल है? हमारे यहाँ पे जो है ना, पिछले साल एक गाजी 19 के नाम से एक नई वैरायटी अप्रूव गवर्नमेंट ने की है। उससे पहले 2016 में जो गोल्ड 16 और जौहर 16 के नाम से 2 वैरायटी अप्रूव की। ये तीनों वैरायटी जो पिछले सालों में जो एक रस्ट बीमारी है उसका मसला रहा है, उनके ख़िलाफ़ इसकी अच्छी मुदाफ़े रखती हैं तीनों वैरायटीज़। और इनकी पैदावार भी अच्छी है। आराम से एक आम काश्तकार जो है इसको मुनासिब देखभाल से 45 से 50 मन, और अगर थोड़ी सी बेहतर इसकी निगहदाश्त कर ले तो 60 मन तक आराम से इससे पैदावार ली जा सकती है। सही। ये रीजनल इंस्टीट्यूट भावलपुर की वैरायटीज़ है। अच्छा। इनमें कुंगी की बीमारी भी कम, तीनों कुंगीज़ की जो बीमारी है ना, ये रस्ट की बीमारी, वो कम आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन पिछले साल तो हमने देखा कि तकरीबन तमाम सीड जो है तमाम वैरायटियाँ पिट गई और हर जगह पे हमें रस्ट की बीमारी, हर एकड़ पे हमें रस्ट की बीमारी मिली। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा जो हमने फील्ड में विज़िट किया और काश्तकारों से जो बात की उनके मुताबिक और फील्ड के मुआयने के मुताबिक तो रस्ट की बीमारी ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। तो आपको लगता है कि आपकी ये जो वैरायटीज़ हैं जो पिछले सालों में जिन्होंने ये काम किया, आप गोल्ड 16 की बात कर रहे हैं और जौहर 16 की बात कर रहे हैं और गाजी की बात कर रहे हैं, तो क्या अगर वो इस दफ़ा भी काश्त करते हैं तो वो अच्छी मतलब दे सकेंगी पैदावार? एक्चुअली होता ये रहा है कि पिछले साल जो थी ना जी, उसमें ज़्यादा काश्त जो हमारे जनूबी पंजाब में थी ना, वो एक तो फैसलाबाद 8 की थी, उसमें बीमारी ज़्यादा आई। उसके अलावा जो गैलेक्सी 11 है उस पर भी बीमारी ज़्यादा आती है। तो हमारा किसान भाइयों को ये मशवरा है को इस साल जो है ना, ये दोनों वैरायटियाँ कम से कम काश्त करें। उसकी बजाय कौन कौन सी? गैलेक्सी 11 और फैसलाबाद 8। अच्छा। उसकी बजाय जो नई वैरायटी गाजी 19 है, एक फैसलाबाद की वैरायटी इस साल अप्रूव हुई है, वो अकबर 19 के नाम से। अच्छा। उसके अलावा बखर की 2 वैरायटीज़ हैं, बखर स्टार और फ़ख्र बखर के नाम से। ये चारों वैरायटीज़ जो है मैंने बताई हैं, इन पे जो रस्ट की बीमारी बहुत कम आती है। अच्छा। तो मेरी किसान भाइयों से गुजारिश है कि ये चारों जो इकसाम है वो काश्त करें। अच्छा सर, एक बात बताइए, जो बखर के अंदर वैरायटी डेवलप हुई है और जो फैसलाबाद के अंदर वैरायटी डेवलप हुई है, क्या वो भावलपुर का जो क्लाइमेट है उसमें वो एग्जिस्ट कर सकती हैं? उसके क्लाइमेट को वो से जो मुताबिकत वो कर सकती हैं? और बखर के अंदर एक वैरायटी जो है, क्योंकि वो उस माहौल में उसके ट्रायल लगे हैं और वो उसने वहाँ पर परफॉर्म किया होगा, तो वहाँ पर अगर वो 50 मन फॉर एग्जांपल दे रही है, तो क्या वो भावलपुर में भी और रोही चोलिस्तान में भी 50 मन देगी? बिल्कुल आपकी बात सही है। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये चारों वैरायटी जो मैंने अभी बताई है ना जी, ये पूरे पाकिस्तान पंजाब के लिए अप्रूव की गई हैं और पूरे पंजाब में काश्त हो सकती हैं और बहालपुर डिवीज़न में भी आराम से काश्त की जा सकती हैं चारों। अच्छा। इंशाल्लाह बेहतरीन पैदावार देंगे। तो इनका पोटेंशियल वही बराबर होगा? इंशाल्लाह वही रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, पिछले साल अच्छी परफॉर्मेंस दी है, स्पेशली फ़ख्र बखर काफ़ी इलाके में, बावन डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी काश्त थी, वहाँ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी रही थी। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस दफ़ा भी अच्छा होएगा? अच्छा, एक चीज़ और मैंने पूछनी थी कि बहुत सारे हमारे काश्तकार भाई हैं जो बीज अपने घरों में रखते हैं, मतलब फसल आई, उनको ये नहीं होता कि अच्छा ये बीज है जो भी है, बस फसल आ गई, उसमें से 50 मन, 20 मन, 30 मन, जितना जिसकी ज़रूरत होती है काश्त होती है, तो वो उसने वो घर रख लिया और अगले साल उसको उठा के काश्त कर लिया उसमें। और जो मखसूस एक बीज होता है आपका, उसमें अगर वो उनको अलग-अलग एक एक एकड़ पे काश्त किया जाए तो दोनों की पैदावार में और क्वालिटी में कितना फ़र्क होएगा? कम अज़ कम जो हमारा इस वैसे भी गवर्नमेंट ने, मैंने पहले भी बता रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पंजाब ने एक इश्तराक से ना जी 12.5 अरब रुपए का एक मनसूबा शुरू किया है, जिसके तहत गवर्नमेंट जो हमें जो बुनियादी बीज है ना जी गंदम का, वो भी और जो बीमारियों से पाक बीज, वो इंशाल्लाह सब्सिडाइज रेट पे फराहम करेगी किसानों को।
ठीक है। और इसके अलावा ज़रूरी मशीनरी भी सब्सिडाइज रेट पे, प्लस जो ज़रूरी अद्वियात जो नहीं वो तो करेगी। मेरा सवाल ये है कि एक आपकी अप्रूव्ड वैरायटी है, जी ठीक है, मैं 1 एकड़ में वो लगाता हूँ, पर 1 एकड़ में मेरे पास पिछले सालों का कोई बीज घर में गंदम पड़ी थी, आम मखसूस बीज नहीं था, गंदम वैसे पड़ी हुई थी जो मेरी फसल से आई, और 1 एकड़ में मैं वो काश्त करता हूँ। जी जी तो अच्छा बीज और घर की रखी हुई गंदम, जी जी ठीक है, उसकी जब पैदावार होएगी तो कितना फ़र्क हो सकता है? जो हमारे तजर्बात से हमने इससे जो सीखा है ना जी, कम से कम 20 से 25% इंशाल्लाह जो अच्छा बीज होगा वो बेहतर पैदावार देगा आपको अच्छा, जी। तो उसकी बेहतर पैदावार रहेगी आम बीज जो किसान घर में रखता है। और स्पेशली जो 2 वैरायटीज़ है ना जी, मैंने पहले भी जिक्र किया, गैलेक्सी 11 और अपना फैसलाबाद 8, ये किसानों से गुजारिश है इनको कम से कम काश्त करें, अच्छा, क्योंकि इनमें बीमारी बहुत ज़्यादा आती है, तो जिसकी वजह से उसकी पैदावार कम हो कौन सकती कौन सी बीमारियां हैं जो उनके ऊपर ज़्यादा? है। ये पिछले रस्ट की बीमारी जो जो येलो रस्ट है ना जी, वो सबसे ज़्यादा इस पे आती है। तो फिर डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे हैं कि वो 2 वैरायटीज़ काश्त ना करें, क्या आपको लगता है कि जो रस्ट की बीमारी है वो मखसूस सीड के ऊपर आती है? क्योंकि ये तो पोर्स मतलब इनके हैं और वो हवा के ज़रिए आते हैं, तो अगर हवा के ज़रिए ही आते हैं तो फिर इसमें वैरायटी का क्या कसूर है? इसमें वैरायटी ऐसे नहीं, जो कुछ वैरायटी रेजिस्टेंस है, कुछ ससेप्टेबल है, कुछ टॉलरेंट है। तो जो गैलेक्सी 11 और जो है अब फैसलाबाद 8 है ना, ये ससेप्टेबल वैरायटीज़ है। इसकी इन बिल्ट ना रेजिस्टेंस होती है मुख्तलिफ वैरायटीज़ में। इसलिए अच्छा। जो ये नई वैरायटी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अप्रूव की है, जैसे गाजी 19 है या अकबर 19 है, तो इनमें इन बिल्ट रेजिस्टेंस है। तो इन पे रस आने के बावजूद इसमें बहुत कम रस आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि रस जहाँ पर आती है तो पत्ते जो हैं वो डैमेज होते हैं सबसे पहले, और अगर वो जो ऊपर वाले उसके पत्ते हैं जहाँ पर वो सिट्टे ने निकलना होता है तो वो सबसे ज़्यादा डैमेज जो हैं वो हो रहे होते हैं। अगर वो हो जाए तो ज़ाहिर बात है फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इन वैरायटीज़ के अंदर क्या मखसूस चीज़ें हैं, क्या ऐसी ख़ास आपने स्पेसिफिकेशंस हैं कि जो रस्ट की बीमारी को जो है वो नुकसान नहीं करने देंगी? ये इन बिल्ट रेजिस्टेंस जो है ना जी, वो इनमें मौजूद है। अच्छा, जो इसकी अपनी कुव्वत मुदाफ़त इसमें नेचुरली इन वैरायटीज़ में है। तो आपने वो ट्रायल्स में उसको देखा? उसका बिल्कुल मुआयना देखा कर है जी। लिया? इसमें पिछले साल अभी भी जो हमारे FSD-RD वालों ने भी जो ट्रायल की, जो हमने भी ट्रायल किए हैं ना, उनमें इस बहुत कम आई है इनमें, बल्कि ना होने के बराबर इन पर। आखिर में कि जो प्राइवेट सीड डेवलपर्स हैं, जी जी जो प्राइवेट सीड बना रहे हैं और अपना पैकिंग करके बेच रहे हैं, जी। क्या आपको लगता है कि काश्तकारों को साथ वो किस तरह का सलूक कर रहे हैं? क्योंकि काश्तकार को तो जो बीज देता है कि ये अच्छा है, इसके 60 मन 70 मन आ जाएगी, उसके ऊपर रिलाय करें, या जो गवर्नमेंट के इदारों के बीज हैं उनके ऊपर रिलाय करना बेहतर है? एक्चुअली ऐसे है जी, गवर्नमेंट का जो इदारा है ना, पंजाब सीड का, वो सीड तो बनाता है लेकिन बहुत कम बनाता है। वो बड़ी मुश्किल से 10 से 15% वो बनाता है। तो टोटल जो ज़िम्मेदार की रिक्वायरमेंट का तकरीबन 40% सारे जो प्राइवेट अदारे मिल के हम बना पाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा ज़रूर सीड लें, लेकिन ज़रा देख के ले लें, कोई अच्छा सीड जहाँ से मिल जाए उसको, लेकिन लेना पड़ेगा वो, और लें उनसे, ऐसी नहीं है लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि 2 वैरायटीज़ की गैलेक्सी 11 जी, और फैसलाबाद 8, इन 2 वैरायटीज़ को काश्त करने से इज्तनाब करें। इसके ऊपर गवर्नमेंट डी नोटिफाई कर दिया इनको, डी नोटिफाई कर दिया है, तो गवर्नमेंट इसको डी नोटिफाई करने के हवाले से जो है वो भी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आप इसको काश्त नहीं करें, जो नई वैरायटीज़ आई हैं उनके ऊपर जाएं, और जो अप्रूव्ड वैरायटीज़ हैं उनको अगर काश्त करें तो वो ज़्यादा मुनासिब, ज़्यादा पैदावार भी देंगी, और जो रस्ट की बीमारी है उसके हवाले से जो है उसका कंट्रोल भी मुमकिन हो सकेगा। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं आज गंदम के हवाले से, और क्योंकि गंदम का सीज़न अब शुरू होने वाला है, गंदम की बिजाई जो है वो अभी, कपास की चुनाई जो अगेती काश्त थी वो शुरू हो भी चुकी है, और बहुत सारे इलाकों में फैक्ट्रियाँ जो हैं, ज़्यादातर कॉटन फैक्ट्रियाँ, जिनिंग फैक्ट्रियाँ जो हैं वो शुरू भी हो चुकी हैं, उनका सिलसिला शुरू हो गया है। तो अब अगला अहम मरला है, सबसे अहम मरला गंदम का। और पिछले दफ़ा जो गंदम की सूरत हाल रही, और जो इस दफ़ा लोगों को अभी तक आटे का बहरान की शक्ल में मसाइल का सामना करना पड़ा, तो कि कैसे अच्छी पैदावार ली जा सकती है, बीमारी से कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, और ख़ास तौर पर रस्ट ने पिछले दफ़ा जो है उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया काश्तकारों को। तो उस वक्त भी हमने एक प्रोग्राम किया था यहाँ पर,
और इस दफ़ा भी हम पेशगी ज़रा करने आए हैं कि बीमारी से पाक बीज जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरशद खान बलोच साहब। आप सीनियर साइंटिस्ट हैं रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बहावलपुर से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये फरमाइएगा कि पिछली दफ़ा हमने आपसे रस्ट के हवाले से बात की, आपने उसकी चीज़ें भी बताई सारा कुछ। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि इस दफ़ा हमने सेक्रेटरी साहब से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि हम कोई ऐसी 5-6 वैरायटियाँ जो हैं वो उनको एलिमिनेट कर रहे हैं, डिनोटिफाई कर रहे हैं कि जो पिछले दफ़ा जिनके ऊपर रस ज़्यादा आया, तो उसके ऊपर हमने पहले पोर्शन में भी बात कर ली। मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर मेरी फसल है और उसको रस्ट ने जो है उसको नुकसान पहुँचाया पिछले साल, लेकिन उसके दाने मेरे घर पड़े हैं और बीज घर पड़ा है, तो क्या आपको लगता है कि अगर मैं वो काश्त करता हूँ तो वो दोबारा कोई बीमारी को मतलब वो दावत देने वाला सिलसिला हो सकता है? जो आखिरी आपका सवाल है बहुत अहम इस हवाले से है कि फार्मर को हमेशा कन्फ्यूजन होती है कि ये जो बीज है इस पे जो जहर अमूमन लगाया जाता है ये रस्ट के लिए, तो मैं मतलब अब सारे दोस्तों के लिए ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये हवा के ज़रिए ये जो रस्ट है स्पेशली पिछले कुछ अरसे से जो जिसने हमारे लिए मसला बनाया हुआ है ये हवा से आती है। इसके जो स्पोर्स हैं ये हवा से आते हैं, तो बीज से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है कि जो रस्ट आप जो कह रहे हैं कि रस्ट जिस क्रॉप पे आई है वो बीज अगर रखा हुआ है तो उसको आप फ्रीली सो कर सकते हैं, उससे चांस नहीं है क्योंकि ये हवा से आना है स्पोर, तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बीज से। हाँ, इसके लिए कुछ और बीमारियां हैं, मसलन आप देखते हैं कि आपने देखा होगा कि सिट्टा काला होता है जिसको हम लूज समट खुली कांगेयारी कहते हैं। एक बंट करनाल बंट होती है जिसमें दाने काला सा हो जाता है जिससे क्वालिटी ख़राब होती है, और जो लूज समट है जो जो ब्लैक हो जाता है सिट्टा, वो अलबत्ता वो इफ़ेक्टेड सीड अगर आपके पास है तो वो बीमारी हो सकती है। उसके लिए हम जो सीड ट्रीटमेंट है वो रिकमेंड करते हैं, लेकिन ये बीमारियां हमारे लिए मसला नहीं है। हमारे लिए जो मसला है वो वही येलो रस्ट का है। और जो आप वैरायटियां कह रहे हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी, हम भी बड़े अरसे से कह रहे हैं कि कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जो हमारे लिए बहुत ही मसला बनी हुई हैं, जो हाईली जो है वो ससेप्टिबल हैं, यानी उनमें मुज़ाहमत नहीं है, लेकिन हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। एक तो क्लाइमेट चेंज आपके सामने है कि पिछले जो है 4-5 साल से, बल्कि एक डिकेड से जो क्लाइमेट चेंज का इशू है वो भी हमारे लिए मसला है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी डिजीज़ जो हमारे लिए कभी मसला नहीं होती थी, स्पेशली ये जो येलो रस्ट है, ये जो पीली कुंगी है। आप यकीन कीजिए कि हम चूँकि पिछले 20-30 साल से मैं इस पे रस्ट पे काम कर रहा हूँ, तो ये जो पीली कुंगी है या येलो रस्ट है, आप यकीन कीजिए कि मेरी ख्वाहिश होती थी कि मुझे नज़र आ जाए, इसको देखें। बीइंग पैथोलॉजिस्ट डिज़ीज़ मेरे लिए बहुत अहम है, तो हमें ये नज़र ही नहीं आती थी, लेकिन अब ये ख्वाहिश होती है कि कोई फील्ड ऐसा हो जिसमें येलो रस्ट ना हो। तो ये वंस ये डिसअपीयर हो गई थी, लेकिन इसको क्लाइमेट जो है, जो माहौल है, वो मुनासिब मिलने की वजह से ये दोबारा आ गई है। और बहुत सारी ऐसी वैरायटियाँ, ऐसी किस्में जो एक टाइम पे बहुत ही मुज़ाहमत रखती थीं, अब वो उनमें हसासियत आ गई है, यानी डिज़ीज़ के अगेंस्ट वो फाइट नहीं कर सकती। अब क्वेश्चन ये है कि इन्हीं हालात में, जिस तरह के हालात हैं हमारे पास, यानी हमारे पास वैरायटीज़ भी वही हैं, कोई ऐसी वैरायटी नहीं है जिसमें बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियत हो कि वो इस डिज़ीज़ के अगेंस्ट वो हो सके। एक तो रस्ट के हवाले से बात होगी, दूसरा अब अगर हमारा काश्तकार काश्त करने जा रहा है तो सबसे बुनियादी चीज़ उसको क्या देखनी है रिगार्डिंग डिजीज़, कि वो काश्त करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखे। और जो कुछ लोग होते हैं कि जी हम जहर लगा रहे हैं उसको और वो उससे कोई बचत हो जाएगी, कोई ज़मीन के साथ कोई ट्रीटमेंट करना है ताकि शुरू में ही कोई बीमारी से जो है वो कोई छुटकारा पाने का कोई इस तरह भी तरीका है। ये फिर वही बात, मैं रस्ट के हवाले से कोई सीड ट्रीटमेंट जो है नहीं, इसके अलावा भी जो बीमारियाँ मुख्तलिफ हैं, इसके अलावा मैं बाकी वही जो लूज समट है, जो खुली कांगेयारी, जो ब्लैक सिट्टा हो जाता है, वो हो गई, और एक जो करनाल बंट है वो, उसके लिए हमें जो दरियाई इलाका है वहाँ पे
कुछ ऐसी वैरायटीज़ जो है पुरानी चल रही हैं जिन पे करनाल बंट आती है, लेकिन वो एज सच कोई इतना मसला नहीं है हमारे लिए कि हम मतलब लाजमी उसके लिए अपने रिसोर्सेज का ज़िया करें। सीड ट्रीटमेंट की कतन जो इकनॉमिकली हमारा फार्मर वैसे ही बड़ा डिप्रेस है, सही। तो उसके लिए मैं बीइंग पैथोलॉजिस्ट बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो इकनॉमिकली उस इतनी कंसीडरेबल लॉसेस उसके नहीं हैं कि हम उसके लिए जो है जो पॉइजन्स हैं, केमिकल्स हैं, वो सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाएँ। अच्छा, मेरे लिए मैं नहीं सजेस्ट करूँगा। फार्मर पे बर्डन जो है मैं समझता हूँ कि ये एक्स्ट्रा बर्डन है सीड ट्रीटमेंट जो है। अच्छा सर, तो गुज़श्ता साल भी कपास की पैदावार के हवाले से आपको लगता है कि जो डिज़ीज़ होती है, कोई भी डिज़ीज़, येलो रस्ट है, उसने कितना परसेंट जो है वो पैदावार के ऊपर असरात मुरतब किए, और अगर इस दफ़ा भी उसका ये सिलसिला खुदा न खास्ता रहता है तो भी कोई पैदावार मुतासर होने का खदशा? देखिए, जो वीट की यील्ड है वो हमारा प्राइमरी गोल है, हमारा इम्पोर्टेंट टास्क है यील्ड, और इसका जो कोरिलेशन है डिज़ीज़ के साथ वो इस तरह है कि भी अगर आपकी डिज़ीज़ ऐसी स्टेज पे आ जाती है जब आपकी फसल टिलरिंग पे है या बूटिंग पे है, यानी जब हेड इनिशिएशन हो रही होती है, सही। तो उस टाइम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चूँकि हमारी क्रॉप ग्रेन फॉर्मेशन की तरफ जा रही होती है, तो उस टाइम जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स की जो ज़रूरत होती है वो लीव को होती है, ख़ास तौर पे जो एपिक्स लीव होता है, जो फ्लैग लीव, जो हम कहते हैं कि जो सिट्टे की यानी एक माँ होती है, तो उस पे जो न्यूट्रिएंट्स का फ़्लो होना वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस टाइम पे रस्ट आपके लीव पे आ गई है तो ज़ाहिर है फोटोसिंथेटिक एरिया वो ज़ाहिर है रस्ट लीव्स के ऊपर उसकी मतलब नेक्रोसिस होगी या क्लोरोसिस होगी, दोनों सूरतों में जो न्यूट्रिएंट्स का फ़्लो है उसकी ब्लॉकेज हो जाएगी और अल्टीमेटली आपकी जो ग्रेन फार्मेशन होनी है, जो 40 डेज़ के बाद आपका ग्रेन बनना है, तो वो श्रिवल्ड होगा। और जो फ्लैग लीव है, फ्लैग लीव की इम्पॉर्टेंस इस तरह है कि वो जो आपका हेड बनना है उसकी मदर है, समझें, उसको जो न्यूट्रिएंट्स देने हैं उसने देने हैं। अगर वो इफ़ेक्टेड हो गया तो समझें 50% आपकी यील्ड जो है वो ख़त्म हो गई। सही। और अब हम आते हैं कि जी जो ग्रेन फार्म आपकी जो सोइंग टाइम है, बिल्कुल सही। वो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि जो रस्ट की अपीयरेंस है उसके लिए एक ख़ास किस्म का टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वो हमने पिछले सालों से ऑब्ज़र्व किया है कि जो फरवरी का मंथ है, स्पेशली फरवरी और स्टार्ट ऑफ मार्च, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सही। इसी में हमारी जो मैक्सिमम सोइंग है वो 10 नवंबर हम रिकमेंड करते हैं, तो वो उसके बाद 20 और 30 आगे लेट सोइंग है। बिल्कुल सही। जो अर्ली सोइंग है वो थोड़ा सा इस महीने को क्रॉस कर जाती है, जिसकी वजह से मैं ज़ोर देता हूँ कि भी हमारी रिकमेंडेशन है कि आप 10 नवंबर से पहले कास्ट कर लें, ताकि जो फरवरी, लेट फरवरी और स्टार्ट मार्च है, उस टाइम पे हमारी जो क्रॉप है, हमारी जो वीट है, वो टिलरिंग से गुज़र के जो बूटिंग स्टेज से आगे चली जाए। केमिकल का यूज़ जो है वो अनअवॉइडेबल इस सेंस में है कि ये है प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव नहीं है। यानी अगर एज ए प्रिवेंशन आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो ठीक है। डिज़ीज़ अपीयरेंस जब हो जाती है तो इसकी बहुत ही कम जो है इसका इफ़ेक्ट होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो आपकी सोइंग टाइम है तो उसको थोड़ा सा अर्ली ले जाएं, ताकि जो डिज़ीज़ का मंथ है, फेब है, स्पेशली आपका जो मिडिल फरवरी से लेके जो आपका स्टार्ट वीक है या सेकंड वीक ऑफ मार्च तक, इस बीच में मैक्सिमम जो येलो रस्ट है उसका फेवरेबल टाइम है, और वहाँ पे हमारी जो लेट सोइंग हमारे फार्मर करते हैं, मसलन 10 के बाद जो करते हैं, यही टाइम वो है जब हमारी क्रॉप टिलरिंग से निकल के बूटिंग की स्टेज पे होती है। बिल्कुल सही। तो इसी को अगर आप को रिलेट करें तो इस स्टेज पे अगर येलो रस्ट के पस्ट्यूल्स लीव पे आते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि भी जो अल्टीमेट हमारी यील्ड है, श्रिवल्ड ग्रेन हमें हासिल होगा और यील्ड मुतासर होगी। जब आपने अर्ली सो किया है तो हमारी जो फसल है, जो वीट है, उसकी बूटिंग से वो निकल चुकी हो, उसकी बूटिंग तो से निकल चुकी अवॉइड हो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो येलो रस्ट के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उसका
ये नहीं है कि वो बीज से आती है तो वो उसके हवा से उसके पोर्स जो हैं वो आ रहे होते हैं। और दूसरा जो टाइमिंग है, सोइंग टाइमिंग, उसको जो रिकमेंडेशंस हैं गवर्नमेंट की जानिब से, महकमा ज़राअत की और रिसर्च के लोगों की जानिब से, उनको आप अगर फॉलो करें तो वो ज़्यादा बेहतर नताइज दे सकते हैं। प्रोग्राम में वक्त छोटे से ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं आज गंदम के हवाले से कि गंदम की फसल जो है वो अभी काश्त होएगी, क्योंकि कपास की चुनाई का मरहला वो शुरू है मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो गंदम की जो अभी हमने पहले पोर्शन में बात की है कि जो दो ज़रूरी साइंटिस्ट हैं उनसे बात की है वैराइटीज़ के हवाले से, येलो रस्ट के हवाले से। अभी हम ज़रा फील्ड एडवाइजरी सर्विसेज जो हैं काश्तकारों के लिए, जो महकमा ज़राअत तोसी है वो किस तरह देखता है, गुज़श्ता साल गंदम की पैदावार कैसी रही, कहाँ पर मसाइल आए, क्यों आए और उनको एड्रेस कैसे किया जा सकता है। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बहावलपुर डिवीज़न जनाब जमशेद खालिद संधू साहब, और इनसे हम बात करेंगे कि गुज़श्ता साल कैसा रहा और इस दफ़ा काश्तकारों ने क्या करना है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि पिछले साल कैसा रहा गंदम के लिए, क्योंकि पैदावार जितने लोग को मुतवक्के थी उसमें ज़ाहिरी बात है क्लाइमेट चेंज भी था, बारिशें भी थी, रस्ट भी था, बहुत सारे अवामिल भी थे। पिछला साल कैसा रहा और इस दफ़ा के टारगेट्स के हवाले से जो है वो क्या अभी डिज़ाइन हुआ है? जैसा कि आप जानते हैं कि बहावलपुर डिवीज़न जो है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करने वाली डिवीज़न है। पिछले साल हमारे पास तकरीबन 2.4 मिलियन से ज़्यादा एरिया था जिसमें गंदम काश्त थी, और इसमें जो चोलिस्तान के अंदर काश्त होती है गंदम वो इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वो हमारे कमांड एरिया में नहीं आती। आपको याद होगा कि हमने जब पिछले साल इंटरव्यू किया था तो मैंने उस दिन भी आपसे ये उम्मीद ज़ाहिर की थी कि इंशाल्लाह ताला बहावलपुर में जो गंदम है उसकी पैदावार फ़ी एकड़ पैदावार जो इंशाल्लाह ताला बेहतर होगी, और अल्लाह ने करम फरमाया और हमारी पैदावार 35 मान से ज़्यादा एवरेज है। और अगर हम चोलिस्तान की पैदावार को भी इसमें शामिल करें तो ये हमारी 36-7 के करीब पहुँच जाती है। बहुत अच्छी क्रॉप थी, उस नो डाउट उसमें प्रॉब्लम आए। सबसे पहला प्रॉब्लम उसमें हमारे पास रस्ट का आया। रस्ट में जैसे कि आपने पहले बताया कि आपकी एक्सपर्ट से बात हुई है, रस्ट जो है सर जब जो लेट काश्त होती है ना उसमें रस्ट से नुकसान ज़्यादा होता है, और अगर अर्ली काश्त हो तो उसमें जब रस्ट आती है उस टाइम उसके जो लीव्स हैं वो तकरीबन मैच्योर हो चुके होते हैं और गंदम की पैदावार पे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं आता। इस साल भी हमने जो गंदम के लिए तैयारी की है उसमें हमारा जो सबसे पहला मोटिव है वो है अर्ली काश्त। हम ज़िम्मेदारों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो 1 नवंबर से काश्त शुरू करें और 15 नवंबर तक उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। सम टाइम जैसे आजकल आप समझते हैं कि दिन में टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर तो 1 नवंबर से भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर हम ज़िम्मेदारों से कहेंगे कि वो 15 नवंबर से 20 नवंबर तक ले जाएं, लेकिन वो नवंबर के अंदर अंदर ही अपनी काश्त को कंप्लीट करें। सही। ये आइडियल टाइम है। जैसे जैसे हम काश्त को लेट करेंगे फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसके लिए अब जैसे आपको पता है कि अब तो साउथ पंजाब में सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से ले आए हैं, और हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं साकिब अली अतील साहब, उन्होंने जो पहली काविश की है उन्होंने हमें सब साइंटिस्ट को फील्ड के लोगों को बिठा के गंदम का एक कैलेंडर डेवलप कराया। उसमें हमने पूरे साल की जो भी गंदम में जो एक्टिविटी हो सकती है वो हमने उसमें डाल दी है कि हमने जनवरी में क्या करना है, फरवरी में क्या करना है, टिल नवंबर दिसंबर तक। और वो बहुत अच्छी एक्टिविटी है। 2 चीज़ें हमने बनाई हैं, एक तो हमने गंदम का कैलेंडर बनाया है और दूसरा उस पर हमने एक्शन प्लान बनाया है। एक्शन प्लान से मुराद होगा कि किस बंदे ने कौन सा काम करना है। बिल्कुल सही। और जो हमारा के वीट कैलेंडर है वो कोई भी आदमी जो उसे पढ़ेगा, हमने उसे इंग्लिश में भी बनाया है सर के हिदायत के मुताबिक। क्या है? हाँ सर, उसका मतलब है कि अगर कोई भी आदमी अगर उसको पढ़ना चाहता है ना, वो गंदम के बारे में उसको तकरीबन चीज़ें पता चल जाएंगी कि ये क्या फसल है, इसे कब काश्त करना चाहिए, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं और उनका हल क्या है। सही। और ये बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल ये पहले बागात के लिए कैलेंडर्स बनते थे, हमारी फसलात के लिए नहीं थे। इस साल हमने वो भी किया, और उसके साथ जो एक्शन प्लान है, एक्शन प्लान में नेचर ऑफ ड्यूटीज़ जो है ना वो असाइन की गई हैं कि डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो है वो क्या करेगा, उसकी टीम क्या करेगी। सही। रिसर्च डिपार्टमेंट जो है वो अपने ट्रायल्स कैसे लगाएगा, उस पर वो क्या करेगा। एडाप्टिव रिसर्च जो है वो क्या करेगी। अच्छा सर, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि 2 चीज़ें हैं। हमने देखा है कि नाली पे भी काश्त कर रहे होते हैं लोग ड्रिल से,
और छट्टे से भी जो है वो काश्त कर रहे होते हैं। और दूसरा कि ये भी है कि बताइएगा कि जो वज़न है, जो मिकदार है बीज की 1 एकड़ में, उसकी बेहतरीन सूरत शक्ल कितनी है, स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, और ड्रिल से आप करें तो उसकी पैदावार बेहतर है या छट्टे से करें तो उसकी बेहतर है? लिशारी साहब, तमाम ज़िम्मेदार जो है, छोटे ज़िम्मेदार और बड़ा ज़िम्मेदार, दोनों ज़िम्मेदारों के ना अपने अपने वसाइल होते हैं और अपने अपने मसाइल होते हैं। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी तमाम लोगों के लिए सेम लेवल पे नहीं होती। सही। सबसे बेस्ट मेथड जो है वो ड्रिल सोइंग है। ड्रिल पे ही काश्त करनी चाहिए। ड्रिल में भी 2 ड्रिल्स होती हैं, एक वतर वाली होती है, एक होती है खुश्क ड्रिल। बिल्कुल सही। हम कहते हैं कि 15 नवंबर तक तो आप इसमें जो वतर वाली ड्रिल है उससे इस्तेमाल करें। अगर 15 नवंबर के बाद भी आ जाता है, जो थोड़े से रेतले रकबे हैं उनमें अगर हम काश्त करने के बाद पानी लगाएं, उसे हम खुश्क ड्रिल कहते हैं, वो भी एक्सीलेंट रिजल्ट देती है। ड्रिल का तो कोई तोड़ ही नहीं है। लेकिन अगर किसी ज़िम्मेदार के पास 1 एकड़ है, 1.5 एकड़ है और उसके पास ड्रिल भी नहीं है, अगर वो ड्रिल ढूंढता रहता है और उसका सोइंग टाइम गुजर जाता है, तो उसके लिए हम कहते हैं बेशक वो छट्टा कर ले। सही। छट्टे का और ड्रिल का कंपैरिजन नहीं है, लेकिन उसे चाहिए कि वो छट्टा डबल करे, दोनों साइडों से करे, मशरक मगरब करे, फिर शमालन जनूबन करे, ताकि उसमें गैप्स ना रहें और उसमें थोड़ा सा वो सीड रेट भी ज़्यादा इस्तेमाल करे। अच्छा सर, ये आपने कुछ पेपर भी हाथ में उठाया हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये सर देखें, ये हमारी गंदम की पैदावारी टेक्नोलॉजी है। जैसे आप पहले बता रहे थे कि हम रिसर्च डिपार्टमेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एक एडवाइजरी डेवलप करते हैं। हमने अब ये गंदम की तमाम टेक्नोलॉजी डेवलप की है। ये पेपर जाएगा तमाम ज़िम्मेदारों को हम देंगे, हमारे फील्ड स्टाफ के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए ये ज़िम्मेदारों तक पहुंचता है। अब तो सोशल मीडिया ने भी बहुत सपोर्ट की है। हम जो पेपर हम इस पर फ्लोट करते हैं वो काफ़ी लोग पढ़ते हैं। एक गंदम की पैदावारी टेक्नोलॉजी है और दूसरा हमने कपास के सीज़न से हमने एक नया ट्रेंड डेवलप किया था कि हम अपनी एडवाइजरी बहावलपुर डिवीज़न की अलहदा बनाते हैं। 15 दिन बाद हमारे तमाम स्टेक होल्डर, जिसमें फर्टिलाइज़र के लोग, पेस्टिसाइड के लोग, एडवांस फार्मर, हमारा जो फील्ड स्टाफ है, इवन जो हमारा फील्ड असिस्टेंट जो काम कर रहे हैं, वो भी उसमें बैठते हैं, साइंटिस्ट बैठते हैं और हम हर 15 दिन की टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, जिसमें हम पहले एनालिसिस करते हैं कि पिछले 15 दिन में मौसम कैसा रहा, उसका क्या इम्पैक्ट आया। फिर हम फोरसी करते हैं कि अगले 2 हफ्तों में मौसम कैसा होगा, क्या हो सकता है और उसमें क्या मराहिल हैं, वो तमाम चीज़ें हम लिख के ज़िम्मेदार तक पहुंचाते हैं। उसे हम एडवाइजरी कहते हैं। उसको एडवाइजरी कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर। और ज़ाहिर बात है कि जो जमशेद साहब ने बात की है कि एक तो बर वक्त काश्त जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरा बर वक्त जो वीडिसाइड हैं उनके ख़िलाफ़ जो स्प्रे का इस्तेमाल है वो भी माहिरीन की मुशावरत से, महकमा ज़राअत की मुशावरत से करना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके हवाले से जो चीज़ें हैं वो काश्तकार तक कम अज़ कम पहुँच। बहुत शुक्रिया लिशा साहब। एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, गंदम की पैदावार के लिए जो 3 मेन चीज़ें हैं ना सर, उसमें पहला चीज़ है सोइंग टाइम, सही, बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, वीड कंट्रोल, और उसकी क्रिटिकल स्टेज पे पानी है। इसके 4 क्रिटिकल पानी है। पहला पानी, दूसरा पानी है गोब पे, तीसरा पानी है दाना बनने की हालत में। अगर ये 3 पानी हम इसको इसके टाइम पे दे दें तो गंदम की पैदावार में खातर खा इजाफा हो जाता है। अगर इनमें से कोई एक पानी भी मिस हो जाए तो गंदम पे की पैदावार पे बहुत बुरा असर आता है। बहुत बुरा असर जो है वो होता है। यहाँ पर छोटे से ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं गंदम के हवाले से। तो गंदम की पैदावारी टेक्नोलॉजी और अच्छी पैदावार के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की बात करें तो इसका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर। तो उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर ऑन समर रज़ा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रानोमी, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने पहले भी प्रोग्राम में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी बात की, रिसर्च के लोगों से भी बात की। आप भी यहाँ पर क्योंकि रिसर्च कर रहे हैं, और इस्लामिया यूनिवर्सिटी कॉटन सीड के हवाले से भी अपना एक नाम रखती है। गंदम की काश्त अभी कुछ दिनों बाद शुरू होने वाली है। तो काश्तकार के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जी अच्छी पैदावार नहीं होती, चीज़ें नहीं होती।
क्या क्या ऐसे अवामिल हैं कि जो अच्छी पैदावार को रिड्यूस करते हैं या अच्छी पैदावार लेने के लिए, इसको ऐसे कहें, आप क्या समझते हैं कि किस चीज़ों पर तहकीक हो रही है, अब तक कहाँ पर पहुँचे, कि कौन से अवामिल हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर कर रहे होते हैं? जी थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया। इसमें ये चीज़ है कि भी गंदम के जो बहुत सारे अवामिल हैं कि जो उसकी पैदावारी सलाहियत पे असरअंदाज होते हैं। उसमें बायोटेक भी हैं, ए बायोटेक भी हैं। जहाँ तक तहकीकी फ़ील्ड में देखा जाए कि हमारा शोबा एग्रोनॉमी वो किस फील्ड में काम कर रहा है, तो हमारा फील्ड में वेरिएशन है, क्योंकि फार्मर को गंदम के रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं। उनको एक तो प्रॉपर सीड, सेहतमंद सीड, बीमारियों से पाक सीड चाहिए। उसके साथ जड़ी बूटियों का इशू है गंदम की फील्ड में। जड़ी बूटियाँ अगर कंट्रोल ना की जा सकें या उनकी तलफी ना की जाए तो वो भी गंदम की पैदावार में 42% तक वो असरअंदाज होती है, उसकी पैदावार रिड्यूस कर सकती इतना होती है? हाँ जी। अच्छा। तो इसी तरह हमारा जो ग्लोबल इशू है वो है वाटर डेफिशिएंसी, जो ड्राउट स्ट्रेस है। उस पे भी हमारे शोबे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया गया है। उसमें हमारे अच्छा, जो ये बड़ा अहम सबसे वैसे मसला है, क्योंकि हमारा खिता मरोही चोलिस्तान की बात करें, भावलपुर डिवीजन की बात करें, पूरे साउथ पंजाब सराइकी वसीयत की बात करें, तो ओवरऑल मतलब ये ग्लोबल इशू भी है, पानी की कमी हमारे यहाँ तो उससे भी ज़्यादा है। बिल्कुल, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। जो हमने आधी जड़ें ड्राई रखी हैं, जब नेक्स्ट इरिगेशन देंगे वो आधी जड़ें हम उस पर वाटर अप्लाई करेंगे और दूसरी जो वेट जड़ें थी उसको हम नेक्स्ट इरिगेशन में ड्राई रखेंगे। उससे क्या होगा कि एक तो हमारे पास जो अवेलेबल पानी है, वाटर की जो कमी है वो हम मैनेज करेंगे। दूसरा ये कि पत्ते को बिल्कुल ही सूखने से बचाना है, उसके तने को बचाना है सूखने से, ताकि उसके जो फिजियोलॉजिकल जो उसके मामलात हैं वो अपने अटेन करे। इसी तरह हमने उसमें बहुत सारे जो तहकीक के हवाले से एक्सपेरिमेंट किए हैं, उनमें से हमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है। तो अब अगला मरला हमारा ये है कि भी हम इसको फार्मर फील्ड में ले जाएं। हाँ, ये बड़ा अहम है वैसे जी। तो उसमें हम ये हमारा जो अगला मरला है उसमें हमने क्या करना है कि इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट, ठीक है, अगर हमें कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर सपोर्ट हो तो हम फार्मर फील्ड में जाके उसकी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे पहले, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पे फार्मर की लागत कुछ नहीं आनी। उनको हमने जस्ट ये बताना है कि आपने कमी जो है पानी की उसको मैनेजमेंट कैसे करनी है। सही। वो कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। और अगर हम देखें कि फार्मर है उसके पास पानी वाटर अवेलेबल नहीं है इतना, या नहरी पानी नहीं है, तो उसमें वो क्या होगा कि 3 जो ग्रोथ स्टेजेस हैं गंदम की, क्रिटिकल जिसको हम कहते हैं, उस पे पानी अप्लाई करना ज़रूरी है। हम वो पानी जो 3 के लिए अप्लाई करते हैं, समझें कि वो जो हम अल्टरनेट जड़ों में देंगे वो सिर्फ 1.5 पानी होगा पूरी क्रॉप में। डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी कि जो काश्तकारों के बच्चे हैं वो भी ज़ाहिरी बात है आपसे पढ़ के गए हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि डॉक्टर ऑन समर रज़ा, मैंने ये देखा है कि एग्रीकल्चर जो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल साइंसेज इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा यंग जो PhDs हैं वो मैंने इस फैकल्टी में देखे हैं, इस इस्लामिया यूनिवर्सिटी में देखे हैं। और डॉक्टर साहब भी माशाल्लाह यंग हैं, और अब तक इनके जो डिपार्टमेंट से 9 PhDs जो हैं वो अपनी PhD मुकम्मल कर चुके हैं तलबा। उनमें से 5 को सुपरवाइज़ डॉक्टर साहब ने किया है। डॉक्टर साहब, जो बच्चे यहाँ से PhD करके, MPhil करके, MSc करके जा रहे हैं, आपको लगता है कि वो हमारे काश्तकार के लिए उनको फ्रूटफुल साबित होना चाहिए अपने एरिया में भी, अपने लोगों में भी, और उसको आगे डिसेमिनेट भी करना चाहिए चीज़ों को? जी, इसमें जो खुशकिस्मती से अगर देखें, ये जो IUB है, इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, इसने साउथ पंजाब के आलमोस्ट बहुत सारे एरियाज़ को कवर किया हुआ है कि बहुत सारे देहातों से, फार लॉन्ग एरिया से लोग आते हैं पढ़ने, जो कि जिनका फार्मर बैकग्राउंड होता है और उनके जो रोज़ी रोटी है वो काश्तकारी से जुड़ी होती है। तो वहीं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे से डिग्री करके जाते हैं और अपने तहकीक मुकम्मल करके जाते हैं, वो अपने फील्ड में जाके ये तहकीक जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको फर्दर ट्रायल करते हैं, और जो हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं पैदावार को बढ़ाने के लिए, वो अपनी फसलों में तो ख़ास तौर पे करते हैं, बट वो साथ दूसरे जो उनके फार्मर्स हैं, उनके नेबर हैं, वो उनको भी डेमोन्स्ट्रेशन भी कराते हैं और वो उनको मोटिवेट भी करते हैं कि ये आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो डे बाई डे, क्योंकि कंटेम्प्रेरी नॉलेज जो है वो अडॉप्ट करना फार्मर के लिए ज़रूरी है। ट्रेडिशनली हम ज़्यादा देर नहीं चल सकते, तो इसीलिए फार्मर जो है वो काफ़ी जो इस चीज़ से मोटिवेट भी होते हैं, क्योंकि हमारे एग्री ग्रेजुएट को फार्मर रिस्पेक्ट देते हैं। वो कहते हैं एजुकेटेड भी है, इसके पास प्रोफेशनल
डिग्री भी है, नॉलेज भी है, और उसका सिग्निफिकेंटली इफ़ेक्ट भी हमने देखा है। उसका आउटपुट आता है और वो हमारे जो तलबा हैं जो फारिगुल तहसील होते हैं वो डिफरेंट शोबों में जाके सर्विसेज देते हैं, बट साथ साथ अपने जो नेटिव टाउन है या विलेज है वहाँ पे भी वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि काश्तकार हमारा ये सोच रहा है कि हमें मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा गंदम कैसे आए। 1 एकड़ से अगर वो 25 मन, 30 मन, 35 मन तक ले रहा है तो अब उसकी ख्वाहिश है कि ये 50 मन तक, 60 मन तक आए। तो क्या कोई टेक्निक्स हैं, कोई चीज़ें हैं कि जिसको वो बढ़ाए, और क्या वो चीज़ें हैं जिनको कम करे तो पैदावार, एक तो आपने पानी के हवाले से बता दिया, ओवरऑल और आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है और हर काश्तकार की ये ज़रूरत होती है कि भी वो अपने लिविंग को इम्प्रूव करे और ज़्यादा प्रोडक्शन ले, ज़्यादा प्रॉफिट ले। उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं। अच्छा, उसमें एक और है वीट इंटेंसिफिकेशन। वीट इंटेंसिफिकेशन क्या है कि हम पर एकड़ जो सीड रेट है वो बढ़ा देते हैं। पर एकड़ सीड रेट बढ़ाने से हमें फ़ायदा क्या होता है? नंबर 1 कि हमारे जो शगुफ़े हैं वो ज़्यादा बनते हैं, उसमें जो सिट्टे हैं वो ज़्यादा बनते हैं। जितना सिट्टा ज़्यादा बनेंगे उतने ही उसके सीड जो ग्रेन है वो ज़्यादा हमें मिलेगा। साथ साथ जो एक मेजर इशू है जड़ी बूटी का, जितना ज़्यादा हमारे प्लांट होंगे या पौधे होंगे गंदम के, उतना जड़ी बूटियों को फलने फूलने का मौका कम मिलेगा। तो इसी तरह सीड रेट बढ़ा के, इसको वीट इंटेंसिफिकेशन कहते हैं, और इस टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छा, वो खुद ब खुद ही उनको जगह ही नहीं मिलती। हाँ जी, उनको जो कम्पीट करने के लिए ना एयर ना सनलाइट, जड़ी बूटियों को, ठीक है। हाँ, तो वो जो एक टेक्निक है वीट इंटेंसिफिकेशन, जो डिफरेंट जगहों पे अब्राड भी इसको अडाप्ट किया जा रहा है। साथ साथ मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि अगर फार्मर जो मुकर्रर करदा तारीख़ है उसमें अगर वो अपनी फसल काश्त करता है तो उसको आउटपुट ज़्यादा मिलता है। जितना वो लेट करेगा काश्त, हाँ जी, पिछेती काश्त में क्या होगा कि उसको सीड रेट ऑलमोस्ट 10 kg बढ़ाना पड़ेगा। मतलब हम अगर कहें कि भी 15 दिसंबर या 10 दिसंबर या 15 दिसंबर के बाद वो जितना भी डिले होता जाएगा उसको सीड रेट उतना बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर उसकी जो मुदाखिल कास्ट है या इनपुट कास्ट जो है वो उसकी फिर बढ़ती जाएगी, फिर आउटपुट फिर उतना कम होता जाएगा। तो एक तो फार्मर को जो गवर्नमेंट के वज़ा करदा जो सिफारिशात हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, करना चाहिए। सिफारिश करदा बीज ही लेना चाहिए अच्छी अक़साम के। इसी तरह जो उसमें खाद है वो उसकी जो ज़मीन की कैफियत होगी उसके मुताबिक अपना एनालिसिस करा के वो अगर टाइमली दे। प्लस अब 2 तरीक़ेकार हैं, एक है ब्रॉडकास्टिंग, छटक कहते हैं जिसे। हाँ, उसके ऊपर हमने बात की है, हाँ और ड्रिल के भी, और उसके ऊपर भी प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि अभी हम आज इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में आए थे, और एग्रानोमी डिपार्टमेंट बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है इस हवाले से कि उसकी पैदावारी टेक्नोलॉजी और पैदावारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर। तो डॉक्टर ऑन समर रज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमें हमेशा खुशी होती है कि नौजवान जो हैं यंग लोग जो हैं अब वो PhD करके अहम शोबों के ऊपर वो बैठे हैं और अपना इनपुट जो है वो दे रहे हैं। और इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का अपना एक इनपुट है एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के हवाले से। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने मेज़बान अतुल्लाह शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।